नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारे आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, वहां आपको धार्मिक और राष्ट्रीय थीम्स पर कुछ शर्ट्स मिलेंगी, हुडीज़ मिलेंगी और कुछ मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, इत्यादि इत्यादि। बात करते हैं कल के राज्यसभा में हुए एक बहुत ज़ोरदार धमाके की। जी, धमाका ही हुआ था। धमाका क्या हुआ? धमाका ये हुआ कि राज्यसभा के एक सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह जी यादव। हरनाथ सिंह जी यादव आपको पता है कहाँ के हैं? जी, मैनपुरी के हैं। जी, मैनपुरी, वही मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की कर्मस्थली, वहाँ से आते हैं हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ सिंह यादव ने कल 1995 के वक्फ एक्ट को निरस्त करने के लिए एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में। अब देखिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो हैं वो जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो उन पर विशेष ध्यान भी नहीं दिया जाता और उनका विशेष संज्ञान भी नहीं लिया जाता, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर डिबेट नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता। और यदि होता भी है कभी, तो यदि कोई वो गंभीर विषय होता है तो उस पर उसको वापस करवा दिया जाता है और फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से बिल लाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई बिल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आना चाहिए। किसी प्राइवेट मेंबर का बिल यदि पास हो गया तो ये गवर्नमेंट की एक तरह से तौहीन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भाई गवर्नमेंट जो है इसमें असफल हो गई, किसी प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया। इसीलिए आज तक के संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में, यानी कि अब 1952 से आज तक हो गए 71 साल। 71 साल में केवल 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल पास होकर कानून बन पाए हैं, और इनमें से भी अधिकतर जो थे वो आरंभ के वर्षों में हुए हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और एक ये संयोग भी है कि जो 1954 में पहला वक्फ एक्ट आया था वो भी एक प्राइवेट मेंबर बिल ही था। तो अब हरनाथ सिंह यादव ने यदि प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया वक्फ एक्ट को रिपील करने के लिए, तो भाई मुझे लगता है कि किसी को इस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। होते रहते हैं इस प्रकार के बिल इंट्रोड्यूस। आपको याद होगा कि हमारे सत्यपाल सिंह जी जो हैं आपके बागपत वाले, उन्होंने तो संविधान की जो धाराएं हैं 25 से लेकर 30, उनमें परिवर्तन का एक बिल प्रस्तुत कर दिया था और वो बिल जो था उनसे अनुरोध करके वापस करवा लिया गया था, क्योंकि उसमें जिस प्रकार के प्रावधान वो कराना चाहते थे वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता थी, वो संभव थे नहीं एक साधारण बिल के माध्यम से। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जहाँ तक प्रश्न है तो वो ये माना जाता है कि सरकार ही ला सकती है। तो वैसे उनसे अनुरोध करके उसको वापस करवा दिया गया। उनको कहा गया कि हाँ इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे, किया कुछ नहीं, ये अलग बात है। तो भाई हरनाथ सिंह जी यादव के बिल में ऐसा क्या हुआ ये कि साहब जो इकोसिस्टम है वो अड़ गया कि नहीं, हम तो इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं होने देंगे। क्यों नहीं इंट्रोड्यूस होने देंगे? क्योंकि भाई भारत तो इस्लामिक राज्य है ना उनके हिसाब से। भारत इस्लामिक राज्य क्यों है? ये तो जो इस्लाम की थियोलॉजी है उसमें लिखा हुआ है कि एक बार यदि इस्लाम ने कहीं भी फतह कर ली, किसी भी ज़मीन के टुकड़े को इस्लाम ने अगर फतह कर लिया तो वो हमेशा के लिए इस्लाम का हो जाता है। और वो दौरे खिलाफा में अगर जिस ज़मीन पर भी इस्लाम का कब्ज़ा था तो वो उनके लिए एक फ़र्ज़ है कि उस पर वो दोबारा कब्ज़ा करें और उसको इस्लामिक लैंड ही कहा जाएगा। और उस पर यदि दूसरों का कब्ज़ा हो गया, दूसरों की ज़मीन हो गई, तो वो फिर दारुल हर्ब हो गया उनके लिए। जी, लैंड ऑफ वॉर। तो उस हिसाब से जो यहाँ का जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम तबका है,
ख़ास तौर से सुन्नियों का, वो ये मानता है कि भाई ये तो हमारा इलाका था, इसको अंग्रेज़ों ने हमसे लिया। तथ्य बिल्कुल अलग है। तथ्य ये है कि अंग्रेज़ों ने मराठों से भारत को छीना था और मराठों ने मुसलमानों से भारत को छीनकर और पूरा अपना साम्राज्य बनाया था। दिल्ली उनकी जागीर थी। दिल्ली का जो बादशाह था वो मराठों के जूतों के तले काम करता था और मराठों का झंडा दिल्ली के लाल किले से फहराता था। 1757 में ये कार्य हो गया था। इसी के विरोध में शाह वलीउल्लाह टाइप के लोगों ने अहमद शाह अब्दाली, शुजाउल्लाह और नजीबुल्लाह इन सबको मिला के और वो 1761 वाला जो पानीपत का युद्ध कराया था, जिसको हमारे सेक्युलर इतिहासकार जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ये नहीं बताते कि उसके बाद अहमद शाह अब्दाली को साल भर के अंदर ही यहाँ से भाग जाना पड़ा था, क्योंकि मराठे उनके ऊपर पीछे से वापस चढ़ दौड़े थे और वापस दिल्ली कब्ज़े में आ गया था मराठों के। और वो रहा 1803 तक। और 1803 में दिल्ली को छीना मराठों से अंग्रेज़ों ने। फिर बाद में 1818 में दक्खन फाइनली जब गया मराठों के हाथ से, तब जाकर पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो पाया था। तो इस वजह से जो ये पूरी ज़मीन है इसको ये वक्फ मानते हैं। तो अब आप ये बताइए इकोसिस्टम इस चीज़ को कैसे सहन कर पाता कि भाई कोई यहाँ पर आके और वक्फ एक्ट को निरस्त करने की बात कर रहा है। तो भाई प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करने का विरोध हो गया। सोच सकते हैं आप, आज तक नहीं हुआ ऐसा, आज हो गया। आज हो गया। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि भाई इकोसिस्टम जो है वो कितना डरा हुआ है या उसके लिए ये वक्फ एक्ट कितना महत्वपूर्ण है। इससे तो भाई नरेंद्र भाई मोदी को सावधान हो जाना चाहिए कि यदि एक किसी वस्तु को, किसी कानून को इकोसिस्टम इतना प्यार करता है तो फिर ये नरेंद्र भाई मोदी का धर्म है कि उसको तो तुरंत प्रभाव से हटाए ही। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल है, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल जो है वो वैसे भी वहाँ का सत्र तो समाप्त होता नहीं, तो इसलिए वो वहाँ अभी है और पड़ा रहेगा। तो 2024 के चुनाव के बाद भी वो उपलब्ध रहेगा डिबेट के लिए। अब हुआ क्या उसके बाद डिवीज़न कराया गया, डिवीज़न मांगा गया कि नहीं इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे। तो फिर ध्वनिमत से जब लिया गया तो ध्वनि में तो भाई जो सपोर्ट कर रहे थे वो भारी थे। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सबने सपोर्ट किया उसको इंट्रोडक्शन के लिए। फिर डिवीज़न मांगा गया और डिवीज़न हुआ और डिवीज़न में 52-35 या 55-32, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, इससे जीत गए हरनाथ सिंह यादव और वो बिल इंट्रोड्यूस हो गया। इंट्रोड्यूस तो हो गया है। अब काम किसका आता है? अब काम आता है हमारा और आपका। हमारा और आपका अब ये कार्य आता है कि अब हम इसके ऊपर विचारण अवश्य करवाएं और इसके लिए जिस भी माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं वो दबाव बनाएं कि भाई बिल पड़ा हुआ है, विचार कराओ, बिल पड़ा हुआ है, डिबेट कराओ, बिल पड़ा हुआ है, पास कराओ। कोई अमेंडमेंट लाना है तो ले आओ। उसमें 1995 वाला निरस्त होने से भी कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1954 वाला तो है ना भाई। जो 1954 वाला वक्फ एक्ट है वो तो रहेगा और 1954 वाले एक्ट में ऐसी कोई ख़राबी थी नहीं। 1995 में तो वक्फ एक्ट को यानी कि वक्फ बोर्ड को पूरे जिसको कहते हैं भारतीयों के ऊपर और जो गैर मुस्लिम भारतीय जो हैं उनके ऊपर भी एक तरह से उनका सिरमौर बना के रख दिया गया था। तो वो जो सिरमौर बना के रख दिया गया था वही तो समाप्त होगा ना। जो उनकी जो वास्तविक जो समस्याएं हैं वो उस एक्ट से भी पूरी हो जाएंगी।
कुछ और छोटी मोटी हो तो कर करा लेना, लेकिन इस तरह का तो नहीं हो सकता ना जैसा 2013 में जब संशोधन करके और वक्फ एक्ट को गैर मुसलमानों के ऊपर भी लागू कर दिया गया। ये तो एक असहनीय परिस्थिति है ना, जिसमें वो बिना किसी जांच के, बिना किसी को नोटिस दिए हुए किसी भी ज़मीन को वक्फ की ज़मीन घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार का अन्याय तो भाई मुग़लों के, औरंगज़ेब के ज़माने में हुआ करता था। ये तो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में तो भाई कुछ तो मानदंड बदले जाएंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए, ये जो वक्फ का जो जिन्न इन्होंने बोतल में बंद कर रखा था और जिसके विरोध में 100 से ऊपर पिटिशन्स अब हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो अब बाहर आ चुका है और राज्यसभा में घुस गया है। अब जिन्न राज्यसभा में घुस गया है भाई, तो जिन्न कुछ तो करेगा, कुछ तो अवश्य करेगा। और कुछ अवश्य करे, इसके लिए जिन्न को बार बार जगाना पड़ता है। कई बार मान लीजिए जाके सो गया है, तो हम और आप उसको छेड़ते रहें तो वो बार बार जग के कुछ न कुछ कर ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।